हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और आज आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए 20 में से 16 प्लस क्वेश्चंस का। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको लिंक के थ्रू ग्रुप को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए एग्जाम गुरु और वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा में 100% सफलता चाहते हैं तो एक बार इन सारे मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व कीजिए। इसे परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और टोटल 5 मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपये रखा गया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 4 तक पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, साइटेड का सिनोनिम बताइए। साइटेड का मतलब होता है दोस्तों उल्लेखित किया हुआ या फिर तलब किया हुआ। तो सबसे पहले चारों यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इनका मतलब जानेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लेरिफाइड। क्लेरिफाइड का मतलब होता है स्पष्ट किया हुआ। ऑप्शन बी है इम्प्रूव्ड, जिसका मतलब होता है बेहतर किया हुआ। सी ऑप्शन है स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब है शुरू किया हुआ। और डी ऑप्शन है मेंशन्ड। मेंशन्ड का मतलब भी होता है दोस्तों उल्लेखित किया हुआ। तो साइटेड का मतलब भी मैंने आपको बताया उल्लेखित किया हुआ है फिर तलब किया, और मेंशन्ड का मतलब भी बिल्कुल यही होता है। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, रिडीम का सिनोनिम बताना है। तो रिडीम का मतलब होता है मुक्त करना या फिर उद्धार करना। देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है दोस्तों किसी को ठगना। सी ऑप्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। डी ऑप्शन है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब है सुहावना। और बी ऑप्शन है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों छुड़ाना या फिर निष्क्रिय करना। तो मैंने आपको रिडीम का मतलब बताया था मुक्त करना और रेस्क्यू का मतलब है छुड़ाना, जो बिल्कुल सिमिलर है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपने दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। डिसोलेट का एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट वर्ड। और डिसोलेट का मतलब होता है अकेला या फिर सुनसान। तो देखिए ऑप्शन डी है एगिटेट। एगिटेट का मतलब यहाँ पर है दोस्तों उत्तेजित करना। सी ऑप्शन है माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। बी ऑप्शन है हेटफुल, जिसका मतलब है घृणा करना। और ए ऑप्शन है डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है दोस्तों आनंदित या फिर सुखी जीवन। तो यहाँ पर देखिए डिसोलेट का मतलब आप अकेला बोल सकते हो, सुनसान बोल सकते हो या फिर उदास भी बोल सकते हो, यहाँ पर सैड। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है डिलाइटेड। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिलाइटेड का मतलब है हर्षित या फिर आनंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। इरिटेबल का एंटोनिम बताना है। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर क्रोधी स्वभाव का। तो देखिए ऑप्शन ए है ट्रबलसम, जिसका मतलब है कठिनाई देने वाला। बी ऑप्शन है काइंड, मतलब दयालु। डी ऑप्शन है सल्की। सल्की का मतलब है रूठा हुआ। और सी ऑप्शन है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न या फिर प्रफुल्ल मुद्रा में। तो इरिटेबल का मतलब है दोस्तों चिड़चिड़ा हुआ या फिर क्रोधी। इसका जस्ट अपोजिट है चीयरफुल। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन है, टू पुट ऑन फ्लेश। टू पुट ऑन फ्लेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोस्तों टू गेन वेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वजन गेन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए 11th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अपॉर्चुनिटी का करेक्ट स्पेलिंग होता है OPPORTUNITE और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों अवसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर देन आंसर इज 4।
यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है अ ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर आवर हाउस, और अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अ ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, फ्लैट्स दिया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरा पार्ट है वो यहाँ पर प्लूरल हो गया। यह जो दोस्तों ब्लॉक यूज किया गया है ना, अ ब्लॉक, यहाँ से इस सेंटेंस का सिंगुलर होने का बोध होता है। अगर इस सेंटेंस में केवल रेसिडेंशियल फ्लैट्स दिया हुआ रहता तब इसके आगे जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब है जो कि आर है, यह हम प्लूरल यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले एक टर्म यूज किया गया है अ ब्लॉक ऑफ। सो इसके कारण से यह पूरा सेंटेंस सिंगुलर हो जाता है और आर के जगह पर हमें इज हेल्पिंग वर्ड का यूज करना होगा। सो पार्ट बी में इसके एरर है, आर के जगह इज को रिप्लेस कर दीजिए, तो सेंटेंस होगा अ ब्लॉक ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स इज कमिंग अप नियर आवर हाउस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13th, इन शेक्सपियर प्लेज इज एवरग्रीन, शेक्सपियर्स प्ले रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, शेक्सपियर्स प्ले इज एवरग्रीन। इसमें शेक्सपियर्स प्ले क्या है, नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो यह यहाँ पर दोस्तों है पॉजिटिव केस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पॉजिटिव केस क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी खास व्यक्ति से बिलोंग करती है तो उसके लिए हम इस केस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर द किड्स इज योर्स। इसमें किड्स क्या है, यहाँ पर रिलेशन डिनोट कर रहा है कि जो बच्चे हैं वो आपके हैं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पॉजिटिव केस का यूज किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 14th नंबर, प्लूरल ऑफ पोनी इज। पोनी का प्लूरल बताना है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए PONY, सबसे लास्ट में Y यूज किया गया है और इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है। सो हमें क्या करना होता है कि इस Y को रिमूव करके IES ऐड कर देना होता है, तो पोनी का प्लूरल हो जाएगा पोनीज, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15th, फेमिनिन ऑफ कॉल्ट। कॉल्ट का फेमिनिन बताना है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर फिली, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16th, दीज आर द बॉयज डैश वर्क हार्ड। सो देखिए यहाँ पर यूज किया जाएगा 16th में हु का, दीज आर द बॉयज हु वर्क हार्ड, यही वे लड़के हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। 17th क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 16th क्वेश्चन में आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर दैट का यूज नहीं किया जाएगा। कई छात्र कन्फ्यूज होंगे कि दैट का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पर जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो एक सजीव वस्तु हैं और इसे डिनोट करने के लिए हमें हु का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 17 नंबर, आइदर ऑफ दिज रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन। सो देखिए 17th में यूज किया जाएगा लीड्स का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइदर ऑफ दिज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि इनमें से दोनों रोड रेलवे स्टेशन को जाते हैं। 18th क्वेश्चन है, ऑल डैश पीपल आउट टू बी वेटर। सो देखिए आउट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कुछ भी या फिर कोई कर्तव्य, तो 18th में यूज किया जाएगा सच का, ऑल सच पीपल आउट टू बी वेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19th, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ डैश ऑन सक्सेस। सो देखिए 19th में यूज किया जाएगा वंस का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। और लास्ट क्वेश्चन है 20, द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज। सो 20 क्वेश्चन में यूज किया जाएगा अंडर का, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है। यह रूल मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, आप जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, और एयरफोर्स इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें देखिएगा। एक सबसे लास्ट में एक वीडियो आपको मिलेगा प्रीपोजिशन का, उसमें मैंने सारे रूल्स आपको बताए थे। तो जब भी देखिए नदी क्या है, नदी है, इसके ऊपर एक ब्रिज है, तो जब भी नदी के पानी की बात की जा रही होगी तो क्या होगा, यह अंडर यूज किया जाएगा, क्योंकि ब्रिज के नीचे है और ब्रिज का जो दोनों पाया है वो नदी के एक दूसरे के ऊपर है। सो जब भी नदी में कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर पानी हो, उसके बारे में सेंटेंस में डिनोट किया गया हो, तो आपको अंडर प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो ये रहा पैसेज, बिल्कुल छोटा है, आप लोग इससे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सो गाइज आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा, चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ड्रेस रिहर्सल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट का ड्रेस रिहर्सल क्या था? तो यह था
चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, महात्मा गांधी इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द अनकमिंग फ्रीडम मूवमेंट विच कैम टू बी नोन एज चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राजेंद्र प्रसाद वाज, पैसेज के अनुसार राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही यूज किया गया है, व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इन 1952। देखिए यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज में केवल यही बताया गया है कि राजेंद्र प्रसाद 1952 में प्रेसिडेंट बने, यह नहीं बताया गया कि वे पहले प्रेसिडेंट बने या फिर दूसरे बने। तो आप कह सकते हो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, आपसे क्वेश्चन में सीधे लिख दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो पैसेज के अनुसार क्लियर है वो आपको बताना है। आप सभी को मालूम है कि यह फैक्ट है कि राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सो आपको यहाँ पर आंसर केयरफुली चूज करना होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यह है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वाज एज ऑफ राजेंद्र प्रसाद व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट, जब वे प्रेसिडेंट बने तो उस समय उनका एज लगभग कितना था? तो देखिए यहाँ पर हम लोग एज कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा गया है, व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक इन 1952 ही हैड कंप्लीटेड नियरली 36 ईयर्स ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ। जब वे प्रेसिडेंट बने तो वो लगभग 36 साल पूरे कर लिए थे अपने पॉलिटिकल लाइफ के। इसके बाद देखिए, राजेंद्र बाबू हैड प्लंग्ड इन पॉलिटिकल स्ट्रगल एज यंग मैन ऑफ 32 ईयर्स, यानी कि जब वो 32 ईयर्स के थे उस समय उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में अपना कदम रखा, और जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल लाइफ टोटल 36 साल कंप्लीट कर लिया था। तो दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा लगभग 68 ईयर्स। सो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितना स्कोर किया है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लें।